हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट एक्सेलेंट। आज की वीडियो का टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस कैलकुलेशन से एक आदमी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन होता है और ये देखा जाता है कि उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी भी या नहीं। इस 2020 के बजट इंडिया में टैक्सेबल होगी भी या नहीं। इस 2020 के बजट में जो फरवरी 2020 में आया था और कोरोना के बाद भी इस चैप्टर में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, तो रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। वाई टू लर्न रेजिडेंशियल स्टेटस। किसी भी आदमी का रेजिडेंशियल स्टेटस ये डिटरमिन करता है कि वो इंडिया में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। उसके बाद ही हम ये देख पाते हैं कि उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी भी या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा। किसी भी स्लैब लगाने से पहले रेजिडेंशियल स्टेटस पता होना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल रेजिडेंट्स की दो कैटेगरी होती है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। फर्दर रेजिडेंट इंडियंस की भी आगे दो कैटेगरी हैं, ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से कैटेगरी बटी हुई है। रेजिडेंशियल स्टेटस हमें हर साल में देखना होता है क्योंकि ये हर साल में चेंज हो सकता है। एक आदमी दो कंट्रीज़ में एक साथ भी रेजिडेंट हो सकता है। ये नहीं कि इंडिया में जो रेजिडेंट है वो सभी दूसरी कंट्रीज़ में नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। तो एक आदमी दो कंट्री में भी रेजिडेंट बन सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन कैसे होता है। दो कंडीशन होती है, उसमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है कोई आदमी तो वो रेजिडेंट बन जाता है। पहली कंडीशन तो ये है कि इंडिया में वह आदमी 182 या 182 दिन से ज़्यादा रहा हो। अगर 182 दिन रहा है, उससे 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। अब बात करते हैं बजट 2020 में इस 182 दिन को 120 दिन कर दिया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो एक तरह की हार्डशिप इम्पोज करी है बाहर जाने वाले लोगों के लिए, हार्डशिप लगाई है और 120 दिन कर दिया है 182 दिन को। यानी 120 दिन पार करते ही वो आदमी रेजिडेंट बन जाएगा और उस पर एक रेजिडेंशियल होने का ठप्पा लग जाएगा। पर ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल ईयर 2021 से होगा, यानी 1920 जो भी फाइनेंशियल ईयर निकला है इसमें तो नॉर्मल 182 डेज देखा जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि इंडिया में वो साल तो 60 दिन रहा हो और उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो। तो ये सेकंड कंडीशन है। देखिए, अब कोई आदमी अगर बाहर रह रहा है या इंडिया में आना जाना लगा रहता है तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो, क्योंकि यहाँ टैक्स रेट भी ज़्यादा है, फिर सीए अपॉइंट करो और ITR फाइल करो। तो आदमी बचना चाहता है कि वो इंडिया में रेजिडेंट ना। कुछ लोगों को सेकंड कंडीशन से रियायत दी गई है, मतलब कि इन केसेस में हमें सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देखनी होगी। इसलिए इन लोगों को बेनिफिट दिया गया है कि इनके केस में 182 दिन वाली कंडीशन देखेंगे। बस अगर 182 दिन से ज़्यादा हो गए तो रेजिडेंट, वरना नॉन रेजिडेंट। तो ये कौन से केस है? कोई इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है या किसी शिप पर क्रू मेंबर है। इंडियन सिटीजन और अ फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया आता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये जो कैटेगरी दो बताई मैंने, इन 60 दिन वाली जो कंडीशन है वो नहीं लगेगी, फर्स्ट कंडीशन लगेगी बस 182 दिन की। क्योंकि ये लोग इस साल ही इंडिया से बाहर निकले हैं, पहले से इंडिया में रह रहे थे। तो अगर हम इनके ऊपर ये कंडीशन लगा देंगे तो इन लोगों को के ऊपर रेजिडेंशियल होने का ठप्पा लग जाएगा। अगर कोई आदमी रेजिडेंट बन जाता है तब भी आगे ये देखना होगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्योंकि इनकम टैक्सेबिलिटी इंडिया में ऑर्डिनरी के लिए और नॉट ऑर्डिनरी के लिए, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई आदमी रेजिडेंट है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करने पर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं, इसके लिए ये कंडीशन और फुलफिल करनी होगी, वरना वह आदमी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। तो रेजिडेंट अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करके बन गया है जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी, उसके बाद इसको ये दो एडिशनल कंडीशन है ये सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तब उसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जाएगा। अब वो दो कंडीशन क्या है? वो रेजिडेंट हो फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। पिछले 10 सालों में वो 3 साल में रेजिडेंट हो कम से कम। ये 3 साल इस बजट में करा गया है पहले। ये दूसरी कंडीशन क्या है? वो पिछले 7 सालों में 700 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो। ये दूसरी कंडीशन है। अब एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बनेगा? जब बेसिक प्लस दो कंडीशन, दैट इज 10 में से 3 साल और 730 दिन में से 7 सालों में। नॉट ऑर्डिनरी कब बनेगा? जब बेसिक तो फुलफिल कर ही रहा है, उस पर उसके साथ दूसरी कंडीशन कोई सी भी फुलफिल नहीं कर रहा, तब वो नॉट ऑर्डिनरी बन जाएगा। नॉन रेजिडेंट कब बनेगा? जब बेसिक कंडीशन ही नहीं फुलफिल हो रही है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म की बात करें तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है, वरना नॉन रेजिडेंट है, सिंपल एज दैट। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी की बात करें तो इंडियन कंपनी को हमेशा रेजिडेंट कहा जाएगा और फॉरेन कंपनी को रेजिडेंट मैनेजमेंट इंडिया में हो, वरना नॉन रेजिडेंट।
प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब जैसी ऐसी जगह जहाँ की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स की। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चार्ट समझ कर याद करना होगा आपको। अगर इनकम रिसीव्ड इंडिया में हुई है या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है तो तीनों केसेस में इंडिया में इनकम टैक्सेबल है, एनआर में, एनओआर में, आरओआर में एंड एनआर में। अगर इनकम अक्रू अराइज इंडिया में हुई है और फिर चाहे इंडिया में रिसीव हो चाहे किसी भी देश में हो, तब भी इंडिया में टैक्स लगेगा तीनों केस में। अगर इनकम अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया हो और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तब ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी केस में टैक्सेबल होगा, पर नॉन रेजिडेंट केस में टैक्सेबल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यहीं पर एक डिफरेंस आता है टैक्स इंसिडेंस में, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट के केस में। बाकी सब जगह आप देखेंगे सेम टैक्सेबिलिटी है एनओआर की और एनआर की। अगर इनकम बाहर अक्रूवराइज हो रही है तो इसमें टैक्सेबल होगी। अगर इनकम बाहर अक्रूवराइज हुई थी और रिसीव भी बाहर हुई थी पिछले सालों में और वो इस साल करंट साल में इंडिया में भेजी गई है, तो वह इनकम किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं होगी। अब एक एक करके समझ और समराइज कर लेते हैं कि ये अलग अलग केसेस क्या थे। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ये इनकम हर केस में टैक्सेबल थी। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया क्या होता है, मतलब ऐसी इनकम जो एक्चुअल में रिसीव नहीं हुई पर कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी, ये में रिसीव नहीं हुई है बट वी कैन कंसीडर इट एज डीम टू बी रिसीव्ड। और अर्नाइज इन इंडिया का मतलब क्या है, ऐसी इनकम जो अक्रू तो हो गई है, जैसे सर्विसेज रेंडर करने पर या महीना पूरे होने पर सैलरी या रेंट अक्रू हो गया पर हमें मिला नहीं है, तो वो अक्रू हो गया है इंडिया में। इनकम डीम्ड टू अक्रू इंडिया होती है ऐसी इनकम जो अक्रू तो आउटसाइड इंडिया करती है बट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। एग्जांपल, सैलरी पे करती है कोई कंपनी या गवर्नमेंट उसके एम्प्लॉयज को जो अब्रॉड पोस्टेड है, या पेंशन पेड इंडिया बट सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, तो ये इनकम तो अक्रू बाहर हुई बट ओरिजिनेट हो रही है इंडिया से, इसलिए ये डीम टू अक्रू इन इंडिया मान ली जाती है। ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड डिस्कस करे। कोरोना के बाद सरकार ने क्लैरिफिकेशन निकाली है 9 मई को इन रेजिडेंशियल स्टेटस। इस नोटिफिकेशन में उन लोगों को रियायतें दी गई हैं जो लोग इंडिया में आए थे पर क्वारंटाइन के बंद होने से यहीं फंस कर रह गए हैं। इस साल तो यानी फाइनेंशियल ईयर 1920 में 182 दिन देखने हैं और नेक्स्ट ईयर से 120 दिन देखने हैं। तो इस साल जो लोग यहाँ से नहीं निकल पाए उनका 22 मार्च से 31 मार्च का पीरियड काउंट नहीं करा जाएगा, या फिर 1 मार्च के बाद जो लोग क्वारंटाइन हुए उनका 1 मार्च से 31 मार्च तक का पीरियड काउंट नहीं करा जाएगा फॉर चेकिंग देयर रेजिडेंशियल स्टेटस। तो ये थी कोरोना से रिलेटेड अमेंडमेंट। सो दिस वीडियो एंड्स हियर। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी समझने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो